नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो अधिशेष कार्मिक है शिक्षा विभाग में, जो शिक्षक और कर्मचारी हैं अन्य, उनके समायोजन के संबंध में शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और जो शेड्यूल है, कार्यक्रम है, वो भी जारी कर दिया गया है, समय सारणी। तो यानी अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले जो अधिशेष जो शिक्षक और जो कार्मिक हैं उनका समायोजन कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको इसके संबंध में बताएंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि जो पदों का निर्धारण है वो किस प्रकार से होगा। तो अंग्रेजी माध्यमिक जो विद्यालयों में अधिशेष कार्मिक की गणना करते समय राज्य सरकार के जो दिशा निर्देश है उनके अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे वो पद स्वीकृत होना शेष हो या शालादर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित हो। उसके बाद में हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए स्वीकृत पद और क्रमोन्नत विद्यालयों में नामांकन के अनुसार संलग्न दिशा निर्देश के अनुसार पद स्वीकृत माने जाने हैं, चाहे वो पद स्वीकृत होना शेष हो। लेकिन जो नियमों के अकॉर्डिंग यदि उसके अंदर नामांकन है तो वो पद उस प्रकार से पदों का निर्धारण होगा। अब इसमें स्पष्ट जो कार्मिकों की पहचान है कि इसमें अधिशेष कौन होंगे, तो इसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों हेतु शिक्षकों और कार्मिकों के चयन के उपरांत कार्य ग्रहण के पश्चात ही उन विद्यालय में पहले से कार्यरत समकक्ष अचयनित शिक्षकों और कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। तो अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में जो पहले से पोस्टिंग उनकी है, जिन विद्यालयों में पहले से कार्यरत हैं, तो उनको माना जाएगा। लेकिन उसके अंदर कार्य ग्रहण यदि नए कार्मिक ने कर लिया तो उसके बाद ही उनको अधिशेष माना जाएगा। जब तक उनके स्थान पर नया कर्मचारी ज्वाइन नहीं करता है तब तक उनको अधिशेष नहीं माना जाएगा। दूसरा है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में मानदंडानुसार सर्जन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में ही कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। यानी जो पद स्वीकृत हैं उससे ज़्यादा यदि वहाँ कर्मचारी कार्यरत हैं तो उनको अधिशेष माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं संचालित की जा रही है में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पद स्थापन पर कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित अध्यापक लेवल प्रथम शिक्षकों को अधिशेष माना जाए। तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जो संचालित की जा रही है, तो इसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पद स्थापन पर कार्य ग्रहण करने की स्थिति में इन विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में अध्यापन हेतु चयनित जो लेवल प्रथम के जो शिक्षक हैं वो अधिशेष माने जाएंगे यदि वहाँ पर उन किसी कार्मिक ने कार्य ग्रहण कर लिया है। तो कार्य ग्रहण करने के पश्चात जो पहले से उसके अंदर लेवल फर्स्ट के जो कर्मचारी शिक्षक है वो यदि कार्यरत है तो वो अधिशेष माना जाएगा। क्रमोन्नत विद्यालय में जो 23/4/2015 के अनुसार जो मापदंड है, पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षकों और कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। इसमें जो पदों का सर्जन होगा, किसी विद्यालय में क्रमोन्नति हुई है तो वो पदों के सर्जन के बाद में जो उसमें शेष बचते हैं उनको अधिशेष माना जाएगा। तो जिन अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व में चयनित अध्यापक लेवल प्रथम द्वितीय का पद स्थापन किया गया है, लेकिन इन विद्यालयों में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पद स्थापित है को अधिशेष मानते हुए समायोजित किया जाएगा। तो इसमें देखिए, जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनमें कंप्यूटर शिक्षक पद के लिए चयन से पहले जो चयनित अध्यापक लेवल प्रथम या सेकंड का पद स्थापन है, लेकिन इन विद्यालयों में कंप्यूटर अनुदेशक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पद स्थापित है को अधिशेष मानते हुए समायोजित किया जाएगा। तो वो लेवल प्रथम या द्वितीय के जो शिक्षक हैं जो वहाँ पे कार्यरत हैं चयन प्रक्रिया से पूर्व में,
कंप्यूटर शिक्षक के पद पर, और उसके बाद में यदि कंप्यूटर अनुदेशक या बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का जो पद है वो स्वीकृत होकर के उसमें यदि कर्मचारी कार्यरत है या उसकी पोस्टिंग हो गई है तो जो पहले से कार्यरत है उनको अधिशेष माना जाएगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जिस स्तर की अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित हो रही है उस स्तर तक प्रावधान है तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में जारी मापदंड लागू होंगे। हिंदी माध्यम की कक्षाओं में पूर्व मानदंडानुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। इसके अंदर तो प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में स्वीकृत पदों अथवा मानदंडानुसार स्वीकृत योग्य से अधिक पद स्थापित कार्मिक शिक्षक अधिशेष होंगे, यानी जो मानदंड है उनके अनुसार यदि ज़्यादा है कर्मचारी तो वो कार्य अधिशेष हो जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय शिक्षा विभाग के विद्यालयों में पदस्थापित कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर इत्यादि जिनके पद इन विद्यालयों में नहीं होते वे विभाग में अधिशेष माने जाएंगे। तो इसके अंदर जो माध्यमिक शिक्षा विभाग है उसके अंदर यदि कोई वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, प्रबोधक कार्यरत है, वरिष्ठ प्रबोधक कार्यरत है और वरिष्ठ शिक्षाकर्मी जो कार्यरत है, शिक्षाकर्मी पंचायत शिक्षक है, कनिष्ठ शिक्षक है या पैरा टीचर है या कोई ट्रेनी टीचर है तो उन सबको अधिशेष माना जाएगा क्योंकि इनके पद इन विद्यालयों में होते नहीं हैं। प्रबोधक का और वरिष्ठ प्रबोधक के जो पद हैं वो मिडिल स्कूल तक होते हैं, माध्यमिक शिक्षा में ये नहीं होते। न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जाए, इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पदस्थापित शिक्षक कार्मिक अधिशेष होंगे। यदि न्यायिक प्रकरण में जिसने स्टे ले रखा है, स्थगन ले रखा है तो उसको अधिशेष नहीं माना जाएगा। उसके कारण से संबंधित पद पर जो अन्य पदस्थापित शिक्षक या कर्मचारी है उसको अधिशेष माना जाएगा। अब इसके अंदर देखिए सामान्य जो दिशा निर्देश हैं कि विद्यालय में कार्मिकों की कार्य ग्रहण की तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन कर उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजित किया जा सकेगा। तो इसमें देखिए जो यदि दो कर्मचारी हैं और दोनों ही एक पोस्ट पे हैं तो कौन से को अधिशेष माना जाएगा। तो इसके अंदर जो वरिष्ठ है उस विद्यालय में जो कार्य ग्रहण के आधार पर विद्यालय में कार्य ग्रहण की तिथि के आधार पर जो वरिष्ठ है उसको उसी विद्यालय में समायोजन किया जाएगा उसका, और जो उससे कनिष्ठ है उसको अधिशेष माना जाएगा और उसका पदस्थापन अन्य किया जाएगा। तो इसके अंदर जो वरिष्ठता के आधार पर इनको अधिशेष माना जाएगा। तो वरिष्ठता केवल विद्यालय में जो कार्य ग्रहण की तिथि है उससे उसके आधार पे मानी जाएगी। तो जो पहले ज्वाइनिंग है उसको वरिष्ठ माना जाएगा और जो बाद में है उसको कनिष्ठ मानते हुए उसका अधिशेष में। अगला है अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु अचयनित शिक्षकों कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में केवल तभी लगाया जाएगा जब तक कि हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक या कार्मिक के उपलब्ध होने के लिए ही किया जाएगा। तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जो अचयनित शिक्षक या कर्मचारी हैं तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में तभी तक लगाया जा सकेगा जब तक कि हिंदी माध्यम के जो विद्यालय हैं उसमें पद रिक्त नहीं हो। तो जैसे ही पद रिक्त होते हैं तो यह समायोजन केवल चयनित शिक्षक या कार्मिक के उपलब्ध होने तक के लिए ही किया जाएगा, उसके बाद में उनको अधिशेष किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद पर विषय उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो विद्यालय हैं उसमें जो शिक्षक अधिशेष होंगे तो उनके विषय और मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में उनका समायोजन किया जाएगा। अन्य विषय के विरुद्ध पदस्थापन नहीं किया जाएगा। इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में रिक्त पद शेष नहीं रहने पर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई इसमें की जाएगी। यदि माध्यमिक में पद शेष नहीं रहते, बचते नहीं हैं, रिक्त नहीं रहते तो उसको जो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है उसमें पदस्थापन उनका किया जाएगा। जिन अध्यापकों लेवल फर्स्ट और सेकंड के उक्त नियम 63(3) के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है 63 के तहत,
उन्हें अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जाए। जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाए। तो जिनकी 6D हो चुकी है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में लिए जाने की जिनकी कार्रवाई की जा चुकी है, तो उनको अनिवार्यतः माध्यमिक शिक्षा विभाग में लगाया जाएगा। और यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग में रिक्त पद नहीं है तो उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग में विद्यालय में लगाया जाएगा। जिन अध्यापकों लेवल फर्स्ट और सेकंड के संबंध में दो नियम 2021 के नियम 6D के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाए। तो जिनकी कार्रवाई नहीं हुई है 6D की 6(3) जो है, तो उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज के जो पद हैं उनमें लगाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक जैसे वरिष्ठ प्रबोधक है, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पंचायत शिक्षक, कनिष्ठ शिक्षक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर आदि को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्रों में नहीं किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के अराजपत्रित शिक्षकों कार्मिकों को नियमानुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों और गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों और कार्मिकों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। अगला है कि अनुसूचित क्षेत्र में जो पद स्थापित हैं शिक्षक कर्मचारी जिनका TSP से नॉन TSP में स्थानांतरण आदेश जारी हो चुके हैं किंतु रिलीवर के अभाव में उनको कार्यमुक्त नहीं किया गया है, उनको उन्हीं विद्यालयों में उपलब्ध रिक्त पद पर पदस्थापित माना जाएगा। तो उन्हीं विद्यालयों में उनको पदस्थापित माना जाएगा यदि वो रिलीव नहीं हुए हैं तो। राजस्थान स्वेच्छा या ग्रामीण सेवा शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त शिक्षकों और कार्मिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में ही लगाया जा सकेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित शिक्षकों कार्मिकों को अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जाएगा। शिकायत के आधार पर APO किए गए प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए और प्रारंभिक जांच 10 दिन में पूर्ण की जाए। शिक्षक कार्मिकों को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान के वरिष्ठता क्षेत्र से संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा पदानुसार दूरस्थ जिले या दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाएगा। तो इसके अंदर जो APO हैं तो उनको दूसरी जगह पे लगाया जाएगा दूरस्थ के अंदर। फिर अन्य कारणों प्रतिनियुक्ति समाप्ति सहित APO किए गए शिक्षकों कार्मिकों का समायोजन APO किए जाने के समय या प्रतिनियुक्ति किए जाने के पूर्व पदस्थापन जिले के उसी विद्यालय में है तो पूर्व पदस्थापन विद्यालय के निकटतम विद्यालय के निकट रिक्त पद पर किया जाएगा। जो अन्य कारणों से हैं प्रतिनियुक्ति समाप्ति पर है तो उनको जो निकटतम विद्यालय है जो पहले वो कार्मिक जहाँ पदस्थापित था उसके आसपास उसका किया जाएगा और जो शिकायत के कारण APO हुए हैं उनको दूरस्थ ब्लॉक में उनका समायोजन किया जाएगा। न्यायिक प्रकरणों में स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षा कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए कार्मिकों को अंतिम निर्णय के दिन पूर्व पद पर कार्य ग्रहण करवाया इसमें जाएगा। पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थिति दे रहे शिक्षकों और कार्मिकों का समायोजन भी अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जाएगा। तो इसमें जो पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में है उनको भी इनके साथ ही किया जाएगा। तो इसमें जो अधिशेष कार्मिकों और शिक्षकों का समायोजन रिक्तियों के निम्नांकित क्रम में किया जाएगा। जो क्रम ये रहेगा उनका कि सबसे पहले उसी विद्यालय में रिक्त पद होने पर किया जाएगा। यदि उसी विद्यालय में रिक्त पद है तो उनका समायोजन वहीं कर दिया जाएगा। यदि उस विद्यालय में रिक्त पद नहीं है तो उसी राजस्व ग्राम में रिक्त पद होने पर अन्य विद्यालय में, और यदि उसी राजस्व ग्राम में रिक्त पद नहीं है तो उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में पद रिक्त होने पर लगाया जाएगा ग्राम पंचायत में, और ग्राम पंचायत में पद रिक्त होने पर उसी ब्लॉक में स्थित अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर उसका समायोजन किया जाएगा। और यदि संबंधित ब्लॉक में भी पद रिक्त नहीं होने पर अन्य ब्लॉक के विद्यालय में रिक्त पद पर यथासंभव निकट के ब्लॉक में के विद्यालय में उसका पद स्थापन किया जाएगा। तो यानी आप या तो उसी विद्यालय में, या वो विद्यालय नहीं है तो गांव में अन्य कोई विद्यालय है तो उसमें पद स्थापन किया जाएगा, और यदि गांव में नहीं है तो जो ग्राम पंचायत में अन्य विद्यालय है उसमें समायोजन किया जाएगा। ग्राम पंचायत में नहीं है तो ब्लॉक में किसी भी
ग्राम पंचायत में समायोजन किया जा सकेगा। उसके बाद में यदि ब्लॉक में रिक्त पद नहीं है तो निकटतम जो ब्लॉक है उसमें उनका समायोजन किया जाएगा। उसके बाद में देखिए मंत्रालय कर्मचारियों का जो समायोजन है यथासंभव उसी जिले के विद्यालय में किया जाएगा। जिले के विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालय में लगाया जा सकेगा। तो जो मंत्रालय कर्मचारी हैं प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालय में लगाया जाएगा, और विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो उनको जो कार्यालय हैं उनमें लगाया जाएगा। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में, और ग्रामीण क्षेत्र के जो कार्मिक है का समायोजन ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाएगा। अब इसमें जो प्रक्रिया है इस प्रकार से रहेगी। अधिशेष कार्मिकों की पदवार सूची तैयार की जाएगी 25/11/2024 तक, और अधिशेष कार्मिकों में से समायोजन योग्य कार्मिकों की बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सहित सूची तैयार की जाएगी 28/11/2024 तक, यानी 25 से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्रवाई के लिए उपरांत शेष अधिशेष कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना 28/11/2024 तक। तो इसमें जो संभावित इसमें की जाएगी 28/11/2024 को जो सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद में जो उसमें बचे हुए जो अधिशेष जो कार्मिक हैं उनकी भी सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी 28/11/2024 को। प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए और प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित जो पदवार सूची तैयार की जाएगी 2/12/2024 तक, और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या 3 के उपबिंदु 15 के अनुसार संभावित पदस्थापन स्थान सूची तैयार करना 4/12/2024 तक, और प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी किया जाना 6/12/2024 तक। इसमें पदस्थापन आदेश जारी किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया 25/11/2024 से शुरू होगी जो 6/12/2024 तक चलेगी। 6/12/2024 को इसमें पदस्थापन आदेश जारी किए जा सकेंगे। तो साथियों ये थी जानकारी जो अधिशेष कर्मचारी हैं उनसे के समायोजन से संबंधित जानकारी।